हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और कुछ रेलेवेंट न्यूज़। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो दे रखी है ईरान यूएसए और इजराइल वॉर के रिगार्डिंग कि ईरान ने जो यूएस की बिड थी कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं और हमारी ये सर्टेन टर्म्स हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हम अपने टर्म्स पे कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहेंगे। तो ईरान ने जो यूएस का प्रपोजल था उसे डिसमिस कर दिया है और अभी भी इजराइल के साथ उसकी जो फायरिंग है वो चल रही है। तो यूएस ने प्रपोज क्या किया था? यूएस ने बोला था कि हम तुम्हें सैंक्शन रिलीफ कर देंगे और तुम इसके बदले क्या करोगे, जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अबंडन कर दो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन कर दो। तो ईरान ने बोला कि नहीं, हमारी 5 कंडीशंस हैं और वो कंडीशन क्या क्या हैं। एक तो ये कि कंप्लीट होल टू एग्रेशन है और असैसिनेशंस हैं, जो भी तुम असैसिनेशन कर रहे हो, जो भी एग्रेशन कर रहे हो वो रुक जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि भाई फ्यूचर अटैक्स ना हो, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म हो। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है। तीसरा बोला कि जितने भी वॉर डैमेज हुआ है, रिपार्टेशन है, वो होना चाहिए कि वॉर में जितना खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है उसका पैसा हमें वापस। तो ये तीसरी कंडीशन है। हाउ ऑल फ्रंट्स पे वो रुक जानी चाहिए कि इमिडिएटली और फ्रंट्स पे जितने भी फ्रंट्स हैं वहाँ पे वो रुक जानी चाहिए। ये चौथी कंडीशन हो गई। और पांचवा बोला है कि जो एक कई बार यूएस बोल रहा था कि हम जॉइंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ईरान और हम मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। तो वहाँ पे ईरान ने बोला है कि हमारी सोवर्निटी है उसको एक्सेप्ट करो ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये पांचवी कंडीशन है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि शनिवार को ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम जो ईरान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक कर देंगे अगर उन्होंने रीओपन नहीं करा। लेकिन बाद में वो अपनी ही जो थ्रेट थी उससे बैक ऑफ कर गए थे। बाद में उन्होंने बोला कि वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल गोइंग टू एंड द वॉर सून। तो ट्रंप ऐसी बात करते रहते हैं कि ये हमने तो बस हम सॉल्यूशन की तरफ जा ही रहे हैं। लेकिन जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जितनी भी टॉक्स हैं बोला है कि ऐसी कोई टॉक वॉक नहीं हुई है और यूएस अपनी जो डिफीट है उसको एक एग्रीमेंट बोल रहा है। तो इस टाइम ईरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कि वो तो वॉर जीत गए हैं या वो उन्होंने यूएस को हरा दिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया की जो क्लीन एनर्जी एम्बिशन है उनके रिगार्डिंग है। बोला है कि हमने जो अभी ऑलरेडी हमारे एनडीसी टारगेट थे उनको अपडेट किया है और साथ ही हमने 2035 तक जो अपने लक्ष्य हैं वो निर्धारित करे हैं। तो पहले हम जहाँ जो पिछला एनडीसी था वो हमने 2022 में जारी किया था और वहाँ पर हमने 2030 तक के टारगेट रख रखे थे। हमने बोला था कि जो हमारी 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। और इसके बाद हमने बोला था कि जो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी है वो 44% होगी और कार्बन सिंक हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट होगा। तो अब इन सब में हमने कुछ अपडेट्स किए हैं। तो जो हमारा 50% नॉन फॉसिल फ्यूल था उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया है, 60% कर दिया है। और ये था कब तक, 2030 तक। अभी जो हमारे नए टारगेट्स हैं वो हैं 2035 तक। इसके अलावा जो हमारा पहले 44% जीडीपी इंटेंसिटी कम करने की बात हो रही थी उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 47%। ठीक है। तो ये हम 47% इंटेंसिटी ऑफ इमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी किससे, 2005 के लेवल से। साथ ही हमारा जो कार्बन सिंक है वो पहले 2.5 से 3 बिलियन टन था, वो अब हमने 3.5 से 4 बिलियन टन कर दिया है। तो ये 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन सिंक इतना हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये सब हम टारगेट्स किसके अंडर करते हैं, तो हमें एनडीसी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो कम्युनिकेट करना होता है यूएनएफसीसी के तहत। तो इंडिया को 2025 में जो एनडीसी टारगेट्स हैं उनको अपडेट करना था और इंडिया ने प्रॉमिस किया जो 30th जो यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी सीओपी। तो सीओपी 30 कहाँ हुई थी? सीओपी 30 वो हुई थी बेलम, ब्राज़ील में। तो उसमें इंडिया ने बोला था कि इस ईयर के एंड तक हम अपने एनडीसी को अपडेट कर देंगे। ठीक है।
तो बेसिकली हमने जो एनडीसीज हैं उनको अपडेट कर दिया है। एक छोटी सी न्यूज़ है कि जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग कि जो अजीत पवार केस था उनका थोड़े दिन पहले प्लेन क्रैश हो गया था 28 जनवरी को। तो उसमें जो बेंगलुरु ने में जीरो एफआईआर रजिस्टर की गई है। तो जीरो एफआईआर क्या होती है, बस हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो अगर किसी दूसरी जगह एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है तो उसको हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोल रहे हैं कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो एक तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको डिफेम करने की कोशिश कर रही है। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग है। तो इसके ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार मोटे मोटे प्रोविजंस देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 है, तो ये ऑलरेडी जो 2019 का एक्ट था उसके ऊपर चेंजेज आए। तो उसने एक तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन की जो डेफिनेशन है इसका स्कोप थोड़ा कम कर दिया है। इसको क्या है स्पेसिफिक, जैसे एक नैरो डेफिनेशन ये लेके आए हैं जिसमें बोला गया है कि जैसे कुछ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे किन्नर हो गया, हिजरा हो गया, अरवानी, जोगटा, या फिर इंटरसेक्स वेरिएशन, या किसी ने कोई म्यूटिलेशन के थ्रू आइडेंटिटी चेंज करी हो, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर यूज करा हो। तो ऐसे जो ऑपरेशन के थ्रू मतलब एक फिक्स्ड वर्ड्स में इसकी जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है उसको बांधने की कोशिश करी गई है। पहले एक एक्सप्रेशन था कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, सेक्शन 4(2). तो इसके अंदर क्या होता था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो खुद अगर अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करता था कि नहीं मेरे जो जेंडर है वो बर्थ के टाइम जो जेंडर है उससे मैच नहीं कर रहा, या उससे मैं अलग जेंडर में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, तो वो वाला प्रोविज़न अब बंद कर दिया है। और गवर्नमेंट की जो इसके पीछे रीजनिंग थी वो ये थी कि जो हम ट्रांसजेंडर के लिए जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है। साथ ही इन्होंने क्या किया है, पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था सिंपली वो डिक्लेयर कर सकता था, अब उसमें मेडिकल बोर्ड का प्रोविज़न बना दिया है कि भाई मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको फिर जो सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा। तो ऐसे में बोल रहे हैं कि बिल ओनली डिपेंड्स द कन्फ्लेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज़, इग्नोर कोर इशू। की कोर क्राइसिस जो हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही, बाकी बस जो जेंडर आइडेंटिटीज़ है उन्हीं के रिगार्डिंग उनके जो उसी को क्या हो रहा है, उसी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है कि जो MC14 है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 होने वाली है कैमरून में WTO की, तो उसमें क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो मार्च 26 से 29 को ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है कैमरून में। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर 2 साल में मिलती है, और एक तरीके से जो फ्यूचर वर्क है उसके लिए पाथ गाइड करती है। तो अब बोल रहे हैं कि ये हो किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है कि हम इतनी बात कर क्यों रहे हैं MC14 की। तो बोल रहे हैं कि एक तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ रही है US और चाइना के बीच में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जैसे इजराइल ईरान हो गया, यूक्रेन रसिया हो गया। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस हो रहा है। उसके बाद मल्टीलेटरलिज्म से हम यूनिलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। US जो टैरिफ है उसका वेपनाइजेशन की तरह यूज़ कर रहा है टैरिफ। और दूसरा ये बोला गया कि जो आर्बिट्ररी टैरिफ है ये एक तरीके से जो WTO के रूल्स हैं, और ख़ासतौर उनमें भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN जो रूल है उसको वोलेट करता है। अब फिर ऑथर ने बोला कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हुआ क्या था कि देखो 1995 में जब WTO बना था उस टाइम US इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये वॉशिंगटन यानी USA में ये बिलीफ ग्रो कर रहा है कि ये जो WTO है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रॉपरली सर्व नहीं कर रहा है। और ये दिख कैसे रहा है, राइज ऑफ चाइना इसका एक सबूत है। और ये भी माना जा रहा है कि जो WTO की पॉलिसीज़ है उनका जो बीजिंग यानी चाइना के जो स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है उनको डिसिप्लिन करने में उतना रोल है नहीं, उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाया WTO। तो ऐसे में क्या किया है, US का रिस्पॉन्स क्या है, तो US ने WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली जो अपेलेट बॉडी है उसके अपॉइंटमेंट्स को
को ख़त्म कर दिया है, उसको ब्लॉक कर रखा है काफ़ी दिन से। साथ ही जो WTO में क्राइसिस है वो इस बात से भी दिखता है कि WTO जो न्यू ट्रेड रूल्स है उनको ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि WTO में कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। तो पिछले जो 3 डिकेड है लगभग WTO के बनने के बाद, तब से केवल 2 ही नए एग्रीमेंट साइन हुए, एक तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। तो बोला जा रहा है क्योंकि न्यू ट्रेड रूल्स WTO फॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए कंट्रीज को FTA साइन करने पड़ रहे हैं। अब MC14 के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो एक बोल रहा है, एक तो हम प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, क्या उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं WTO रूल बुक में। तो जैसे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ये इसमें 120 कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। साथ ही एक एग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये भी एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है जो पार्ट हो सकता है। अब इशू क्या है, WTO एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लूरिलेटरल ट्रेड को क्या ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, वो एक इशू है। तो जो प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है उसको एनेक्स 4 ऑफ WTO ट्रीटी उसके अंदर इंक्लूड करा गया है, और एनेक्स 4 के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे WTO मेंबर्स क्या कंसेंसस से अप्रूव्ड होने चाहिए। तो इसमें बोला गया है बहुत सारी कंट्रीज को ये लगता है कि जो प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है वही तो फ्यूचर है, जबकि इंडिया आर्ग्यू करता है कि ये एक तरीके से एक पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर देगा और इससे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा सिस्टम का। अब देखो एक और इशू ये है कि ई कॉमर्स मोरेटोरियम के रिगार्डिंग, कि 1998 में सबसे पहले ये दिया गया था और हर साल हर दूसरे साल इसको रिन्यू किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है उसके ऊपर कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया जाएगा। WTO मेंबर में यह सहमति बन गई थी और ये इस 31 मार्च को एक्सपायर होने वाला है। अब डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो चाहती हैं कि इसको परमानेंटली बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या है कि एक तरीके से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस को जन्म देता है, क्योंकि डिजिटल ट्रेड राइज हो रहा है और हम एक तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगा के रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। साथ ही जो WTO के 166 मेंबर हैं, कैमरून में जब मीटिंग होगी तब माना जा रहा है जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है SDT किसके लिए किया जाता है, जो एक डेवलपिंग कंट्री जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस किया जाएगा। अब US क्या चाहता है, US चाहता है कि ये जो SDT है इसको वीक कर दिया जाए और जो बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इनको इससे प्रोहिबिट किया जाए, क्योंकि ये लोग स्पेशल राइट का फ़ायदा उठा रहे हैं और एक्चुअल में इनकी जो इकोनॉमी की साइज़ है वो भी कंपैरेटिवली बड़ी है। अब दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म है वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अपलेट बॉडी का रिस्टोरेशन करना ज़रूरी है। साथ में US हो सकता है कि इस MC14 को यूज़ करे और ताकि जो MFN जो फाउंडेशनल रूल है उसके ऊपर उसको ही चैलेंज कर दे। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि US कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो बोल रहे इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया को एक तो ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म है इस पे फोकस करना चाहिए। साथ ही जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका लीडर बनने की एक शानदार अपॉर्चुनिटी है MC14 में। और इंडिया को जो हमेशा क्या है, हम प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स हैं कि जो मल्टीपल कंट्रीज आके एक जैसे 120-130 कंट्रीज आके सारे मेंबर ना होके कुछ कंट्रीज आके एक एग्रीमेंट करते हैं, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की जगह प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट करते हैं। तो इसका इंडिया अपोज करता है, तो हमें इसे भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। साथ ही इंडिया क्या कर सकता है, जैसे अपलेट बॉडी मेंबर्स की इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल सकता है। और बोला गया है कि अगर MC14 फेल होता है तो ये एक तरीके से अमेरिका के जो यूनिलेटरलिज्म है उसकी जीत होगी, और एक जो नया ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें कोएर्जन से काम होते हैं वो एक तरीके से फिर आगे प्रोपेगेट करेगा। एक और आर्टिकल वो चेन्नई के माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड है कि जो ये प्रॉब्लम है ये बड़ी है। हालांकि बोला गया है कि चेन्नई का में जो माइक्रो प्लास्टिक है उसकी जो क्वांटिटी है
वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मरीन लाइफ है, उसके लिए रिस्क है। तो वहाँ जैसे वोम्स हैं, क्रैब हैं, सेलफिश है, तो ये लोग अंदर इसको इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसको इंजर्ड या ब्लॉक कर देता है। तो जो चेन्नई में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है उसमें मोस्टली नाइलॉन फाइबर माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि मिनरल वाटर क्या होता है, और इस आर्टिकल में बोला गया है कि नेचुरली ये इसमें कैसे डिजोल्व्ड मिनरल्स होते हैं। तो बोल रहे हैं जो अंडरग्राउंड रिजर्वोइर्स है उनमें ये नेचुरल मिनरल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, और कई जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है ओवर द टाइम, उनसे ये फाइनली जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो बोला गया मिनरल वाटर में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बायोकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सिलिका, फ्लोरीन, आयरन, मतलब ये जो मिनरल्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं। होता क्या है कि जो वाटर है वो धीरे धीरे चट्टानों के बीच से परकोलेट करता है, और ओवर द ईयर्स ये जितने भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो कंपनीज हैं जो मिनरल वाटर को पैक करती हैं, तो वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, डायरेक्टली बोतल से में ये पानी को स्टोर करते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनको फिल्टर कर देंगे, और जो आयरन या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए लिक्विड को क्लियर दिखना चाहिए तो वो सब फिल्टर आउट कर देंगे। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यूवी लाइट से डिसइंफेक्शन भी करना पड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसको एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जब इसे ड्रिंकेबल कंडीशन में पहुंच जाता है तब इसको पैकेज्ड बोतल में सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एक वंदे मातरम एडवाइजरी के रिगार्डिंग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पब्लिक और जो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बोलने के लिए बोला है कि उसको प्ले करेंगे, तो वो एक तरीके से कोई थ्रेट नहीं है, और वो एक एडवाइजरी इन नेचर। तो बोला है कि अगर कोई सिंग नहीं भी करता है तो कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिशन है उसने बोला है कि मान लो अगर कोई कंपल्सन नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई गाने के लिए रिफ्यूज करता है तो उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो ये एक मतलब डिबेट है कि क्या ये एडवाइजरी सही है नहीं है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो इसी के साथ हम आज का एडिटोरियल डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड डे।